साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है हमारा। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिसे फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के नाम से आप जानते हैं। टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने शो हो रही है। अगर आप कॉन्टैक्ट चाहते हैं तो ये मेरी ईमेल आईडी है और ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है रसायन पाठशाला के नाम से। इसी नंबर से अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को जो है वो एकदम बढ़िया मार्गदर्शन दे सकते हैं। यानी पीजीटी में सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये सब बातें आपको मैं बताता रहता हूं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता हूं। तो उसी सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्वेश्चंस पहले भी बच्चों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब एक एक करके क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 से हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 21 है। इसकी एक सीरीज कहीं पर एक क्वेश्चन नंबर ये 41 है। इस तरीके से 50 क्वेश्चंस टोटल हैं। ये इसमें क्वेश्चन 30 टेस्ट के लिए मैंने उठाए थे, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये 17, 18, 19, 20 इस तरीके से क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो अब आप लोग क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर, ये मत कहिएगा सर बाकी कहाँ है, तो आखिर में बताऊंगा मैं क्वेश्चंस मैंने कहां पर रखे हुए। तो हम लोग 13 से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। तो ये विच क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड विद द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन से कौन सा क्वांटम नंबर रिलेट नहीं करता है, ये चीज आपको बतानी। जरा टेस्ट भी दीजिए, मजा आएगा आपको बिल्कुल। 13 क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से बढ़िया करके देखिएगा कि 13 का आंसर कौन सा होना चाहिए। कौन सा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर इक्वेशन, देखिए एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो श्रोडिंगर आ जाएंगे। श्रोडिंगर ने एनर्जी लेवल की भी बात की थी, लेकिन इन्होंने बात नहीं की थी स्पिन क्वांटम नंबर पे, इन्होंने कोई बात नहीं की। तो इसका आंसर अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर आपके सामने आएगा स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन ने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई थी। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम नियोन टू कैल्शियम, नियोन से कैल्शियम तक जब चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यानी कि आप जान रहे होते हैं कि नियोन के बाद कहाँ क्या आएगा, नियोन के बाद सोडियम, पोटेशियम, सोडियम आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन चलता रहेगा, और फिर हम लोग कैल्शियम तक चल रहे हैं। तो नियोन से स्टार्ट करने का मतलब हुआ कैल्शियम तक घुमा कर ला रहा है। द ऑर्बिटल एनर्जीज जो होती हैं, वो ऑर्बिटल एनर्जी क्या होगी, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल एनर्जी जब लो एनर्जी लेवल से चल रहे हैं हाई एनर्जी लेवल की तरफ, तो एनर्जी लेवल बढ़ना ही है। तो आप जान लीजिए इंक्रीज, रैपिडली तो इंक्रीज नहीं करता, स्लोली इंक्रीज करता है, लेकिन वेरी स्लोली नहीं करता है। तो सिंपल सा हम इंक्रीजेस में ही लगाएंगे ऑप्शन इसका। तो ये मैंने 13, ये मैंने 14 बोला हुआ है। इसमें आंसर भी आखिर में दिए हुए हैं, तो उनको भी आप मैच कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। विच ऑर्बिटल डज नॉट हैव अ स्फेरिकल नोड। बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल और रेडियल नोड निकालने के लिए n-l-1 होता है। तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं एक काम ये कर लेता हूं कि n की जगह 2 रख लेता हूं, यहां 0-1, तो ये 1 नोड आ जाएगा। कह रहा कि नोड नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग 1s रख लेते हैं, 1s ये वाला D ऑप्शन ले लेते हैं, मान लीजिए तो मैंने 1s रखा, तो 1-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा मेरा कहना यह है कि फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। यही ऑप्शन निकाल के देखिए, बाकी अगर आप कहीं भी निकालेंगे नोड आ जाएगा। 16 पे आ जाइए। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकाउंट एकोमोडेट दैट कैन बी अकाउंट एकोमोडेटेड इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल इज। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि dz स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप बहुत समझदार हैं। dz स्क्वायर है तो dz में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन साफ दिख रहे हैं आपको। dz में कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई साहब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड
इस तरीके से किस में आ जाएंगे, एकोमोडेटेड, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, एकोमोडेटेड इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल, आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। 17 पे आइए, क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, क्वांटम नंबर किस हिसाब से डिफाइन किया गया है आपको पता हो जाना चाहिए कि क्वांटम नंबर जो है वो किसने डिफाइन, सभी अगर हुम्स रूल से इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए, हाइजेनबर्ग, ये सब नहीं है, क्वांटम नंबर पाउली से एक्सप्लेन हुए थे, क्योंकि क्वांटम नंबर में पाउली का ही रोल रहा था। और क्वांटम नंबर के हिसाब से आपने नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, ये बताया भी गया था, ये पूरा नियम भी आप जानते होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, आप ये बताइए, सिमेट्री यहां होगी भाई तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी। तो सिमेट्री भैया आपको कहां दिखाई दे रही है, ये आप जान लीजिए, सिमेट्री आपको कहां दिखाई दे रही है, इसमें ध्यान से देखकर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या होना चाहिए कि देखिए, ये आप अगर पी में है तो 1:2:2 ये तरीका हो सकता है, 18 वाला क्वेश्चन है ना, तो 18 वाले में आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, डी वाले को देख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं तो इसे कट कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं इसे कट कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं इसे कट कर दीजिए, तो आपको बी ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है कि हैज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, है ना। स्पेक्ट्रम द लिथियम डाइपॉजिटिव इज सिमिलर टू, लिथियम डाइपॉजिटिव का स्पेक्ट्रम किसके बराबर आना चाहिए, ये जनाब आपको पता होना चाहिए। और ये स्पेक्ट्रम लिथियम, ये मोनो भाई अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें लिथियम का, तो आपने क्या करना है कि एनर्जी लेवल चेक कर लीजिए, एनर्जी लेवल या वेवलेंथ चेक कर लीजिए। भाई आपने एनर्जी लेवल अगर चेक करना है तो लिथियम का मतलब हुआ, लिथियम डाई पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो ही आएगा, क्योंकि इसमें 3 टोटल होते हैं, 2 घट चुके हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन भाई साहब केवल हाइड्रोजन में ही है, तो इसका मतलब हुआ कि इसी के बराबर ये स्पेक्ट्रम आएगा। एजीमुथल वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर मैथमेटिकल निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। एजीमुथल नंबर डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा भैया सभी लोग जानते हैं कि इसमें आंसर तो एंगुलर मोमेंटम ही आता है, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं जाएगा, है ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम को ही डिफाइन करता है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच क्वांटम नंबर विल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सबसेल, शेप कौन बताता है, एल बताता है। आपको पता होना चाहिए कि एल क्वांटम नंबर शेप की जानकारी देता है। इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इतना है, then that in second excited, भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ थर्ड की बात कर रहा है, तो आपको एनर्जी का फार्मूला लगा देना चाहिए, E इज इक्वल टू, पता नहीं क्या माइनस की वैल्यू के साथ चलता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर नीचे आता है आपका n स्क्वायर और इनटू यहां पर z, तो यहां पर हाइड्रोजन हो गया, n स्क्वायर का मतलब हो गया 3 से हम लोग डिवाइड कर दें, सेकंड एक्साइटेड का मतलब होता है थर्ड की बात कर रहा है, तो यानी कि 9 से डिवाइड कर दे तो 13.6, इस यानी कि 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हुआ, और कितना बचा हमारे पास, डेसिमल लगा दे, यहाँ पर 9 4 13 बचा, 4 9 9 2 28 27 9 चौक 36 9 पंजे 45, यानी कि 1.51 आंसर आना चाहिए इसका 22 वाले का। एक बार कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल ऑफ ए मास 25 ग्राम इन द स्पेस इज इतना। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो अब मैं आपको बता देता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 तो भैया आपको करना क्या है कि यहां पर डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 एम वी लगा लीजिए, एम डेल्टा एक्स लगा लीजिएगा, एम डेल्टा एक्स लगा लीजिएगा, वैल्यू आपको पता लग जाएगी, यहाँ पर हर चीज आपको पता लग जाएगी, ये चीज आप ध्यान, इसका आंसर आप खुद कैलकुलेट करके यहाँ पर खुद कैलकुलेट करके आप वहां पर लिख लीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम किसका होगा, मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम किसका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर निकालिए, अनपेड भाई यहां पर डी में 5 हो जाएगा, डी में 5 हो जाएगा, यहां पर डी में आपका 6 हो जाएगा, यहां पर आपका डी में जो है स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, 22 में इसका मतलब हुआ यानी कि 22 हो गया, 18 और 2 20 और 2 22, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्या, चलो टाइटेनियम का लिख लेता हूँ, ध्यान नहीं आ रहा, 22 होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम आर्गन हो गया, और यहाँ पर 3D और 4s यानी कि 20 और 2 22,
20 और 2 22, यानी कि और 2 निकल गए तो यानी कि 2 बच जाएगा, ये 2 बच गया। यहाँ पर आ जाए क्रोमियम में आ जाएगा आपका 3D 4s1, 3D 5 होता है तो 4 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मैंगनीज डाई पॉजिटिव में ही दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब यहाँ पर हमने 2 रखना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी 4 से डिवाइड होगा तो 4 4 3 12 यानी 3.1, ये 4 वाली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। माइनस में वैल्यू रहेगी क्योंकि आपको आइए हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट एक्साइटेड की अगर बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हमें 2 रखना है, और सेकंड एक्साइटेड का मतलब बात करें तो हमें यहाँ 3 रखना है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहिएगा। अगर हम लोग 26 क्वेश्चन पे चलते हैं तो 26वां क्वेश्चन में बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय nth ऑर्बिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 होता है, और यहाँ पर nth ऑर्बिट है तो nh/2 सेकंड होता है तो 2h/2 हो जाता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बाकी आंसर तो है ही नहीं, तो nh/2 की मैं बात करूंगा, यहाँ पर ए ऑप्शन लगाऊंगा 26 वाले में, और यही ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। 27 में चल लेते हैं। इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इज ना द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हीलियम, निकाल सकते हैं आप, सिंपल सा आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला वही लगना है, E इज इक्वल टू आपको पता है Z, यानी कि अब आपको करना क्या मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन दे रखा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, ये आपको करना, ये वाला फार्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पर Z की जो वैल्यू है वो आप हीलियम की रखिएगा, तब आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। आंसर आप कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेशन मैंने नहीं कर रखी है। द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट इतना दे, वेलोसिटी इतनी दे रखी है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट वेवलेंथ, नैनोमीटर, क्वालिटी ऑफ द लाइट इज ना फ्रीक्वेंसी, सिंपल क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द प्लैंक H दे रखा है, V दे रखा है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यानी कि आपको लैम्डा निकालना है, नैनोमीटर में निकालना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। पहले आप मीटर में निकाल लीजिए, बाद में नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, दो फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको मिल जाएगा, न्यू यहाँ से मिल रहा है, न्यू मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है एच न्यू लगा दीजिएगा, तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं भाई, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, यानी E इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर H आपको दिया है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये वाली वेलोसिटी लगा दीजिएगा, है ना। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, लैम्डा आपको निकालना है, ठीक है ना। और आपका इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लाइट विद द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप यहाँ क्या करिएगा, E इज इक्वल टू आप एच न्यू से पहले आप E निकाल देना, E इज इक्वल टू एच न्यू से आप E निकाल देना, E यहाँ रख देना, फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई निकाल देना, ये वाली वैल्यू आप ई रख देना, सिंपल सा आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको ये होना चाहिए कि मेथड आपको पता होना चाहिए, एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 29 पे, द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ द टेनिस बॉल इज इतना दे रखा, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है ना, वेलोसिटी आपको ये दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, और H की वैल्यू दे रखी है। सिंपल सा फार्मूला है कि आपको लैम्डा, यही वाला आपको निकालना है कि लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन M इंटू सी होता है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट किया है, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना था, रुक जाइए मैं थोड़ा सा फॉल्ट कर गया हूँ, वो फॉल्ट मैं क्लियर कर दूं पहले, नहीं तो आप कहेंगे यार आप ही नहीं कर रहे। तो इज इक्वल टू क्या था हमारा, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, तो उसी हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी होता है, H अपॉन एम इंटू ओ वी होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो अब आपने क्या करना है कि पहले आप लोग इस तरीके से डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ द टेनिस बॉल में 65 ग्राम की बात कर लीजिएगा, 65 ग्राम ये मास रख दीजिएगा, वेलोसिटी आप रख दीजिएगा, H की वैल्यू पता है, वेवलेंथ आपको पता लग जाए। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन 28 वाले में हुआ था, द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट इतना था, E इज इक्वल टू, हाँ E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा था, ठीक है, और इज इक्वल, हाँ इसमें तो ठीक से चल रहे थे हम लोग, ये दूसरा फार्मूला इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हुआ, कोई नहीं, ये इसमें लगेगा और ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, इसी से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिटल इज गिवन बाय, ये दिया द मोमेंटम S के लिए वैल्यू क्या रखी है, S के लिए L की वैल्यू 0 हो जाती है, मल्टीप्लाई सब मामला 0 हो जाएगा, तो टोटल आंसर भी फिर आपका 0 ही आना चाहिए, 0 मतलब ये वाला आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज पर पहुंच लेते हैं। 31 क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द बोर सीरीज ऑफ द लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन है ना,
बोहर सीरीज ऑफ द लाइन ऑफ द हाइड्रोजन थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड करस्पॉन्ड। रेड एंड कहाँ आएगा, पता है आपको रेड एंड कहाँ आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। रेड एंड का मतलब हो जाता है कि सबसे पहले लाइमन सीरीज आती है। मैं बताता हूं आपको, लाइमन सीरीज आती है, यहां लिखता हूं, साफ दिखेगा आपको, यहां लिखता हूं, सबसे पहले लाइमन सीरीज आती है, लाइमन, फिर बामर आती है, बामर सीरीज आती है। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में और ये विजिबल रीजन में आती है। ये वाली सीरीज आपकी बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विजिबल में रेड एंड है ना, तो रेड एंड का मतलब विजिबल रीजन तो रहा ही होगा। तो अब कह रहा है कि सीरीज, बोहर सीरीज ऑफ द लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन, तो इसका मतलब हुआ कि N1 की वैल्यू, N1 और N2, तो मैं यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन होती है, यहाँ सेकंड लाइन होती है, यहाँ थर्ड लाइन होती है। N1 की वैल्यू यहाँ पर 2 रहती है, तीनों में N1 की वैल्यू 2 रहती है, और फर्स्ट लाइन के लिए N2 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, सेकंड लाइन के लिए N2 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो ये थर्ड लाइन की बात कर रहा है, तो N2 की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, यानी 5 से 2 में जा रहा होगा, तो 5 से 2 का ट्रांसफर जो है करस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जंप ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द बोहर्स ऑर्बिट, बोहर्स इन द एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन यानी कि N1 से 2 से 5 में जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो जनाब 31 पे जब हम लोग चल जाते हैं, तो 31 का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यानी कि सेकंड यानी फिफ्थ एनर्जी लेवल से कहां गिरेगा, कि सेकंड एनर्जी लेवल पे गिरेगा। तो ये फिर आंसर हमारा हो जाना चाहिए, बी आंसर हो जाना चाहिए 31 पर। ये बात बोहर सीरीज ऑफ द लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, ये बात ध्यान रखना। रेड एंड क्या होता है भाई, आप विवयोर जब पढ़ा होगा तो रेड एंड से गिर रहा है ना, तो बाहर से अंदर की तरफ गिर रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान, ये वाला आंसर आप लगा सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ गिर रहा है, रेड एंड से गिर रहा है, फ्रॉम रेड एंड, ये वर्ड पढ़िएगा तो आपको 5 to 2 ही लगाना पड़ेगा। 32 पे चले आइए, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम लोग जीमन की बात करें तो एम यहां पर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और अगर ये मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर स्टार्क इफेक्ट हो जाता। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द नेचर ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन, किस बात पे डिपेंड? नेचर एनोड रेज का भाई साहब इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने उसमें कौन सी गैसेस ले रखी हैं, इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ द गैस का मतलब ऑप्शन, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ द डिस्चार्ज, नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस, कौन सी गैस उसमें बची हुई, इस बात पर डिपेंड करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़िया वही शो करेगा जिसकी आयनेशन एनर्जी कम होती है, और जनाब आयनेशन एनर्जी जो है वो हमारी सीजियम की कम होती है, वही ऊपर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे की तरफ आते आते कम हो जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे टॉपिक है, हमारे साथ बनिए। ये एक सैंपल पेपर आपके सामने रख रहा हूं, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सब मटेरियल रखता हूं मैं। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलती रहेगी। मेरा इस वीडियो में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पीजीटी का नोटिफिकेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, हर टाइम पर आपको अपडेट करता रहता हूं, इसलिए आप अपडेशन के साथ में चलते रहिए और इस क्वेश्चन को निकालते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑफ द एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम N4 से N1 में गिर रहा है, पता है ना, N4 से N1 में गिर रहा है, गिरने दीजिए ना जनाब। तो एक N1 है ना, N1 की वैल्यू 1 हो जाती है, N2 की वैल्यू आपकी 4 हो जाती है, पता है ना। बाकी सब कुछ गिवन है, H की वैल्यू भी गिवन है। सिंपल सा फार्मूला है कि आप डेल्टा E का मतलब क्या हो गया आपका, E2 माइनस E1 के कंसेप्ट को लगाइए और आंसर निकाल दीजिए। यहां पर फार्मूला लगा दीजिए वही एनर्जी वाला कौन सा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम दिस टू दिस हाइड्रोजन एटम विल बी, ये दे रखी है 1 एंड ये दे रखी है H की वैल्यू। सिंपल तरीका है, लगा दीजिए, आप निकल सकता है। ब्रैकेट में आपको फार्मूला पता होना चाहिए, RH रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता होना चाहिए, और यहाँ पर आप 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर फार्मूला लगा लीजिएगा। ये आपका पता है 1/λ होता है, और यहाँ से एनर्जी का कंसेप्ट का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, E = hc/λ, लैम्डा इज इक्वल टू hc/E करके आप एनर्जी निकाल दीजिएगा। दोनों की एनर्जी आपके सामने रखी है, वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी।
ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी निकाल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो न्यू निकालना पड़ेगा ना। तो न्यू के लिए पहले आपको एनर्जी जरूर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ये चीज ध्यान रखना। तो न्यू इज इक्वल टू E अपॉन एच भी हो जाएगा। तो इससे आपको वैल्यू कैलकुलेशन मिल जाएगी, यहाँ से E निकाल दीजिएगा। 36 पे आ जाइए, द नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स, अरे यार ये तो कौन नहीं कर रहे। नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन, निकल में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू दैट ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन। अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स इन निकल। तो मैं क्या कर देता हूं, नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स निकल में जोड़े दे रहा हूं आपको, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन निकल। चलिए, तो भाई डी में 3D में, और तो कहीं डी आता ही नहीं है, इससे पहले डी नहीं आता है, 3D8 4s2 होता है। तो नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 8 हुए। तो S एंड P इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन जोड़ लीजिए, S2 और P5 साथ ही हो पाया, नहीं होगा ये ऑप्शन। उसके बाद P इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन 6 होता है, नहीं हो सकता। P, अच्छा P आर्गन का है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 6 दूनी 12 हो गए, ये भी नहीं हो पाएगा। डी इलेक्ट्रॉन्स इन निकल डाई पॉजिटिव, डी इलेक्ट्रॉन्स इन निकल डाई पॉजिटिव, तो ये तो यार यही हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, नहीं, टोटल नाइट्रोजन नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन निकल डाई पॉजिटिव में हटा देना, तो ये वैल्यू हटेगी, तब भी वो 8 ही रहेंगे जनाब। अच्छा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f। तो 4f के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी, l की वैल्यू 3 हो जाएगी, और m की वैल्यू 4 हो नहीं सकती, m की वैल्यू +1 हो सकती है, और m की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, -2 हो सकती है, लेकिन l की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी। तो C ऑप्शन लगाइएगा, इसमें सिंपल सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर C ही जायज है, क्योंकि वही वैल्यूज आएंगी इसकी। आप निकाल करके देख लीजिए 4f के लिए, 4f के लिए n की वैल्यू 4 हो जाती है, l की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। भाई SPDF देखें तो यहाँ पर SPDF में आपने देखा 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे निकलेगी। जब n 3 होगा तो m कभी भी 4 नहीं हो सकता, ये नहीं पॉसिबल है। m 4 पॉसिबल ही नहीं है, 2 पॉसिबल है लेकिन l 2 नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये वैल्यू भी कटेगी, तो C ऑप्शन ही इसमें आएगा। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्रोमियम, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1 है ना, एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली, 1 एंड 2 है, L की वैल्यू 1 एंड 2 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम, क्रोमियम का मैं कन्फिगरेशन यहाँ लिख लेता हूँ, क्रोमियम का कन्फिगरेशन यहाँ लिख रहा हूँ। क्रोमियम क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, यही होता है ना। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जहां L की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू जनाब यहाँ पर 1 है, L की वैल्यू जनाब यहाँ पर 1 है, और कहीं पर L की वैल्यू 1 नहीं है, एंड 2, L की वैल्यू 2 फिर यहाँ पर भी है, L की वैल्यू 2 यहाँ पर भी है, और कहीं नहीं। तो क्या कह रहा है, आर रिस्पेक्टिवली कंसीडर द ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जनाब कितने हुए L, तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 6 और 6 12, तो ये 12 हो गए, तो 12 तो ये 12 हो गए, और D में 5 हो गए, तो इसका मतलब 12 और 5 यानी P वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। The wavelength of the radiations emitted when in the hydrogen atom electrons falls from the infinite to simples n infinite, n2 जो है infinite रख लीजिएगा, बाकी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे ही रखी है, और आपसे वेवलेंथ 1/लैम्डा इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था RH ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे ना। ठीक है, इसको आंसर को निकालिएगा, बताइएगा, और क्या होगा, मैंने दो क्वेश्चन ऊपर छोड़े हैं, उनके आंसर भी कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, इसका आंसर भी कैलकुलेट करके बताइएगा। ये कैलकुलेशन आप करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप, भाई मैं तो कर ही रहा हूँ आपके साथ, लेकिन कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कम से कम कुछ तो 2-4 क्वेश्चन करेंगे। ये तो है नहीं, बोले नहीं साहब अनुसार को आता ही नहीं था इसीलिए नहीं करी होगी, चलो मान लो, यही मान लो, हम तो मान लेते थोड़ी देर के लिए ना, दिक्कत क्या है, तुम्हें तो आ जाए यार, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मेरा तो हो ही चुका है, टेंशन आप बिल्कुल कतई ना ले। इसलिए आप इन कैलकुलेशन को करके जरा इनबॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, सर इनका आंसर ये आएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई क्लासेस चाहिए हो, तो उसके भी कमेंट आप डाल सकते हैं। द एनर्जी ऑफ द बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन इतना देगा, हेंस द एनर्जी ऑफ द बोर फोर्थ बोर, सारे यार 4 की वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर, सिंपल फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है 4 की है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 से डिवाइड कर दिएगा, आंसर आपको फट से मिल जाएगा। तो 16 दूनी 32 आंसर, यानी कि 2 समथिंग वाला आंसर आना चाहिए। यहाँ पर देख लेता हूँ कि आंसर कोई मैच कर रहा है या खाली हवा में चल रहा है। चलिए ठीक है,
ये दिया हुआ है माइनस का 41 किलो जूल। अच्छा, किलो जूल वाला मामला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं है। तो प्रीवियस पेज पे जाना पड़ेगा मुझे, और प्रीवियस पेज पे जाने के बाद, अरे सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, द एनर्जी ऑफ द बोर्स ऑर्बिटल, अच्छा ये दे रखी किलो जूल में दे रखी है, ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या है, द एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोर्स ऑर्बिट, फोर्थ की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें फोर्थ का मीनिंग ये हुआ कि फोर्थ की मीनिंग हमें हो गया कि यानी 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से डिवाइड हुआ तो क्या होना चाहिए, यानी कि 16 से डिवाइड का मतलब हुआ 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो यानी फिर आंसर क्यों नहीं ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलिए आप लोग एक बार चेक करिएगा, मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें आंसर में कहीं कोई फॉल्ट हुआ है, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और एनर्जी में मैंने हो सकता है कहीं द एनर्जी ऑफ द बोर्स ऑर्बिटल, द हाइड्रोजन इतना दे रखा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है कि एनर्जी अगर देखें तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी तो दे ही रखी किलो जूल 328, या तो वैल्यू दे रखी गलत 328 है ना, वैल्यू में गलती हो सकती है। तो आप एक काम ये करिएगा कि 312 वाला से तो निकलेगी नहीं, 328 ही दे रखी है, और डिवाइड करते हैं इसे एन स्क्वायर से, और एन स्क्वायर का मतलब है द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट, फोर्थ का मतलब 4 चौक 16 हो गया, 16 से डिवाइड करना तो 16 दूनी 32, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है। खैर आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा बोर्स ऑर्बिट के लिए कौन सी ऑर्बिट के लिए है, इसमें आंसर टैली नहीं कर रहा है, और अगर आपको आंसर में कुछ समझौता लगे तो मुझे बताइएगा। मैंने फिलहाल अभी कैलकुलेशन छोड़ दी है। 41 पे इफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ए गिवन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय -3 देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेरी अच्छा क्वेश्चन। इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द गिवन एटम इज -3 है देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि इसकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती कि एल की वैल्यू क्या है। अगर एन भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू -3 तभी जा पाएगी जब एल की वैल्यू कम से कम 3, और एल की वैल्यू 3 तभी आएगी जब एन की वैल्यू जो है वो 4 हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि आंसर ये सी होना चाहिए। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आप भी लगा सकते हैं जनाब, ये तो मैं नहीं लगाऊंगा, है ना। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिलेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट, ये क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट लगाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। रेडियल नोड इन द 3s पता है n-l-1 लगा दीजिएगा फार्मूला, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ 2 आना चाहिए और यहाँ पर 2 -1 माइनस यहाँ 0 आना चाहिए, तो 2 0 चेक कर लीजिएगा इसमें। द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल पॉसिबल फॉर द प्रिंसिपल, एन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एन की वैल्यू जो है एल की वैल्यू के बराबर ही आती है। तो ध्यान रखिएगा कितने पॉसिबिलिटी है, एन के बराबर ही आती है ना। टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है तो सबसेल निकल के आएंगे। ऑर्बिटल मतलब हो गया आपका एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हमारा 2s और 2p हो जाएगा। इस तरीके से निकालिएगा एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 ऑर्बिटल पॉसिबल हमारे लिए हो सकती हैं। तो 2s और 2p यहाँ 4 आ गया। अगर मान लो अगर 3 होता तो इसका मतलब 3s 3p 3d, तो यानी कि हो जाता 3 3 9, तो यानी 5 और 3 8 9, ठीक, यानी एन स्क्वायर लगा दिए। फार्मूला ही सिंपल सा है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनसर्टेनिटी वेलोसिटी डेल्टा, यानी पता ही है आपको ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, लगा दीजिएगा आंसर इसमें भी, है ना। h/4 और डेल्टा और अनसर्टेनिटी गिवन बाई सिंपल सी, शायद ऑप्शन हमें लग रहा है कि सी ही है, h/4 m/v, ये नीचे आ गया, बाकी कहीं पर ऐसा है नहीं, तो यही ऑप्शन लगा लीजिएगा सी। देख लीजिएगा आप भी देखें क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सोर्स क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा। इसके बाद जो आपके सामने है, क्योंकि इसमें आंसर भी मैंने लगा रखे हैं, लेकिन आप इन आंसर्स को पाएंगे। और अगर ऐसी पीडीएफ आपको चाहिए, बाई चांस कोई ऐसे एक आध क्वेश्चंस हों जो मिसप्रिंट कर गए हों, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि भाई प्रिंटिंग तो करवाई जाती है, ये भी आप जान रहे हैं, प्रिंटिंग तो अपने आप नहीं हो पाती, इतना समय नहीं मेरे पास। लेकिन अगर इसमें कोई करेक्शन हो, क्या इम्प्रूवमेंट हो, तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा, गुस्सा बिल्कुल ना होइएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ,
तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी करिएगा, इनकी आंसर शीट आपको नीचे मिल जाएगी। तो ऐसे अगर आंसर शीट आपको चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको चाहिए, ऐसा आपको अनुभव चाहिए और इनसे जुड़े हुए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि हम लगातार पढ़ाते रहते हैं और पढ़ाते समय आपको इस तरीके की मैं पीडीएफ भी यूज करता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके के मेरे पास नोट्स भी बनते रहते हैं, ये पीडीएफ भी चलती रहती है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चल रही तो पूरी ऑर्गेनिक चलेगी, इस तरीके से ये सब पीडीएफ मेरे पास रहती हैं। अगर आपको इस टाइप के नोट्स, रिटन नोट्स, एक्सप्लेन्ड नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में आ सकते हैं और इन लाइव क्लासेस में आपको भरपूर जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है उतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ मैं उतरता हूं और आपको मैं लाइव क्लासेस में पूरी पॉसिबिलिटी के साथ उतरता हूं और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि नहीं साहब आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे साथ में हैं तो मान के चलिए आप दुनिया जीतने के साथ में हैं, यानी कि मैं आपके लिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पूरी मदद करूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा आपका यूट्यूब चैनल है और इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू, इस मोबाइल नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और अपनी तैयारी के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है।